हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस अकेडमी। माय नेम इज़ हरमिंदर सिंह। तो आज की हमारी जो ये वीडियो है ये ज्योग्राफी का, आज हम कुछ नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें से एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये जो हमारी एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यूज ये जो सीरीज़ है, इसमें हर बार हम कुछ नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लाइमेट एंड वेदर। तो इसमें जो हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे जो हमने आज कवर करने हैं वो है जेट स्ट्रीम्स हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, मॉनसून है और कोपन क्लासिफिकेशन। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं आज हम अपने क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द हिमालयन माउंटेन चेन प्रोवाइड्स अ शील्ड टू प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द cold northern winds. Second statement is these cold and chilly winds originate near the Arctic Circle and blow across Central and Eastern Asia. So which of the above statement is are correct? तो guys यहाँ पर ये हमारे पास options हैं। A is 1 only, B is 2 only, C is both 1 and 2 and D is neither 1 nor 2. तो guys you can guess the answer। क्या हो सकता है इसमें? तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन दोनों स्टेटमेंट्स को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द हिमालयन माउंटेन चेन प्रोवाइड्स अ शील्ड टू प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स। तो गाइस दिस स्टेटमेंट, जैसे कि आपको पता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिकॉज जो ऊपर का नॉर्थ में जो साइबेरिया का रीजन है, वहाँ से जो साइबेरियन विंड्स आती हैं, कोल्ड विंड्स होती हैं। तो ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, ये रेंज बिल्कुल शील्ड की तरह वहाँ पर काम करती है और जो कोल्ड विंड्स को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर होने से ये रोकती हैं। Second statement is these cold and chilly winds originate near the Arctic Circle and blow across Central and Eastern Asia. So guys, this statement is also correct because these winds are originated near the Arctic Circle. तो वहाँ से ये originate होती हैं, तो all over the Central and Eastern Asia ये blow करती हैं। तो वहाँ पर जो माउंटेन रेंज है हमारे पास, हिमालयन माउंटेन रेंज, ये उसको स्टॉप करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर जो स्टेटमेंट कौन सी सही है? तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मीनिंग है जो हमारा आंसर है इट शुड बी सी। तो हियर आंसर इज सी। तो ये देखिए आंसर इज सी। तो अगर हमने इसको एक्सप्लेन करना है तो ये देखिए यहाँ पर। सो इन दिस डायग्राम इट इज वेरी मच क्लियर दैट हियर इज हिमालयन रेंज एंड दिस इज द नॉर्दर्न रीजन बियॉन्ड द हिमालयन रेंज एंड यू कैन सी। अब यहाँ पर ये जो कलर शो कर रहा है यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर वेरी लो टेम्परेचर डिनोटेड बाय द कलर पर्पल एंड हेयर इज दिस कलर। तो दिस कलर डिनोट्स दैट हेयर इज वेरी लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो हिमालयन रेंज है ये इन कोल्ड विंड्स को यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर नहीं होने देती। आप देखिए यहाँ पर ये जो कलर है, इट मीन्स दैट टेम्परेचर इज हाई एज कंपेयर टू दिस रीजन। ओके, सो दिस इज द main role played by the Himalayan range in the climate of the Indian subcontinent। यहाँ पर इसकी जो एनसीईआरटी है क्लास 11 की, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, तो उसमें चैप्टर 4 है क्लाइमेट। तो उसमें ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि हिमालयन माउंटेन्स जो हैं, दीज आर द लोफ्टी हिमालयाज इन द नॉर्थ, और ये क्या करते हैं, ये शील्ड प्रोवाइड करते हैं टू प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे एट पेज नंबर 34 तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हियर इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, एज कंपेयर टू द लैंड मास वाटर हीट्स अप और कूल्स डाउन स्लोली। एंड सेकंड इज डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी क्रिएट्स डिफरेंट एयर प्रेशर जोन्स इन डिफरेंट सीजन्स इन एंड अराउंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो गाइज विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो आप गैस कर सकते हो कि ये कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगी, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है A 1 ओनली, B इज 2 ओनली, C इज बोथ 1 एंड 2 एंड D इज नाइदर 1 नॉर 2। तो गाइज अगर हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो एज कंपेयर टू द लैंड मास वाटर हीट्स अप और कूल्स डाउन स्लोली। तो गाइज दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई? बिकॉज जो वाटर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है स्लोली, क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर चेंज है वो इतना रैपिडली नहीं होता एज कंपेयर टू लैंड। जो लैंड है, टेरेस्ट्रियल रीजन है, वहाँ पर जो एरिया है वो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब करता है और जल्दी से उसको रेडिएट भी करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी क्रिएट्स डिफरेंट एयर प्रेशर जोन्स। तो गाइस इसका मीनिंग ये है
कि जो डिफरेंट रीजन है, जैसे हमारा जो लैंड का एरिया है और जो वाटर सरफेस है, जैसे कि ओशन है, तो उसमें क्या होता है कि एट डे टाइम द लैंड इज वार्म एज कम्पेयर टू द वाटर सरफेस। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जो वाटर साइड है जैसे ओशन है, तो वहां से क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर है, देन विंड विल स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम ओशन टू लैंड। तो यानी कि उसको हम डे टाइम ब्रीज कहते हैं। तो वो ओशन से किस तरफ होगा, वो लैंड की तरफ होगा। तो एट द नाइट टाइम, तो नाइट में क्या होता है कि जो ओशन है, जो वाटर है, वो वार्मर होगा एज कम्पेयर टू द लैंड। तो उस टाइम पे जो लो प्रेशर है वो ओशन के ऊपर क्रिएट होगा, तो जो विंड है वो ब्लो करेगी फ्रॉम लैंड सरफेस टू द वाटर सरफेस, यानी कि ओशन सरफेस। तो रिवर्स हो जाएगी उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज आल्सो करेक्ट, इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए सी, बोथ 1 and 2, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द वर्ड स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आंसर शुड बी सी आंसर। तो लेट्स इज आंसर सी। तो गाइज ये जो डायग्राम है इसमें से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डे टाइम पे क्या होता है। देखिए डे टाइम है तो यहाँ पर ये जो सी है ये कूलर है, और इधर जो लैंड है वो वार्मर है। तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया लैंड के ऊपर, तो वार्म एयर यहाँ से राइज करेगी, तो जो कूल सी ब्रीज वो इस तरफ चल पड़ेगी टुवर्ड्स द लैंड। और अगर आप नाइट टाइम पे देखोगे तो ये देखिए जो लैंड है इट इज कूलर एज कम्पेयर टू द सी। सो हेयर वार्म एयर, ड्यू टू वार्म एयर हेयर लो प्रेशर इज क्रिएटेड ओवर द ओशन। तो यहाँ से कूल लैंड ब्रीज जो है इट मूव्स टुवर्ड्स द सी। तो ये देखिए जो डायरेक्शन है ये रात को ये रिवर्स हो गई है। ओके, तो ये देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो ये हर रोज ये जो फिनोमेना है ये रिपीट होता है। तो एट डे टाइम इस डायरेक्शन शुड बी टुवर्ड्स द लैंड एंड एट नाइट टाइम इट शुड बी टुवर्ड्स। जब यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी क्लास 11 का जो चैप्टर है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, तो चैप्टर इज 4 एंड पेज नंबर 34। तो गाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, and it is clearly mentioned here India is flanked by the Indian Ocean. We all know that on 3 sides India is surrounded by water bodies. On the eastern side there is Bay of Bengal and on the western side we have Arabian Sea and south में क्या है Indian Ocean है। तो यहाँ पर देखिए as compared to the land mass water heats up or cools down slowly. So this differential heating of land and sea creates different air pressure zone. So guys from this paragraph ओके दिस पॉइंट विल बी वेरी मच क्लियर। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो, आपको समझ लग जाएगा। और गाइज जो इस वीडियो के साथ पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करी जाएगी तो उसमें ये बिल्कुल क्लियर है, आप उसमें पढ़ के इसको क्लियर कर सकते हो। तो लेट्स मूव टू एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड हियर स्टेटमेंट 1 इज इन विंटर द वेदर कंडीशंस ओवर इंडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। And second statement is during winter a high pressure center develops in the region lying to the north of the Himalayas. So guys which of the above statement is are incorrect? तो guys यहाँ पर options हैं 1 only, B is 2 only, both 1 and 2 and D is neither 1 nor 2. तो guys first statement देखते हैं। In winter the weather conditions over India are influenced by the distribution of pressure in central and western Asia. तो गाइस हमें पता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि मेडिटेरेनियन सी के ऊपर होती है, उसकी वजह से यहाँ पर विंटर में जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पर रेनफॉल होती है ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया में यानी कि मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, तो इट इन्फ्लुएंस द वेदर कंडीशंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें, ड्यूरिंग विंटर अ हाई प्रेशर सेंटर डेवलप्स इन द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। तो गाइस अब यहाँ पर क्या होता है कि हिमालयाज के नॉर्थ में जो रीजन है, हिमालयाज के जो नॉर्थ में रीजन है वहाँ से हाई प्रेशर एरिया होता है और वहाँ से जो विंड है वो मूव करना स्टार्ट होती है टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और नॉर्दर्न इंडिया में आके इट मीट्स द नॉर्थ वेस्टर्न ट्रेड विंड्स। गाइस उसके साथ मिलती है तो यहाँ पर रेनफॉल होती है ड्यूरिंग द विंटर। तो ये दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट।
तो इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बट यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए डी, दैट इज नाइदर 1 नॉर 2 बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सर है यहाँ पर ओके। तो ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग इन द मेडिटेरेनियन सी। ये देखिए मेडिटेरेनियन रीजन जो है इसमें ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो वहां से इट ब्रिंग्स सडन विंटर रेन टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो गाइज आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो ये देखिए आपके पेज नंबर 35 है मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द विंटर सीजन। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब करा गया है। ओके ये देखिए फोर्थ लाइन में यहाँ पर जो फोर्थ सेंटेंस है, ए हाई प्रेशर सेंटर इन द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज ड्वेल्स ड्यूरिंग विंटर। ये आपका जो सेकंड स्टेटमेंट था क्वेश्चन में उसको डिस्क्राइब करता है। दिस सेंटर ऑफ हाई प्रेशर गिव्स राइज टू द फ्लो ऑफ एयर एट द लो लेवल फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो पहुंच गया तो साउथ ऑफ द माउंटेन रेंज द सरफेस विंड्स ब्लोइंग आउट ऑफ द हाई प्रेशर सेंटर ओवर सेंट्रल एशिया रीच इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास एंड हियर इट कम इन कॉन्टेक्ट विद द ट्रेड विंड्स ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो गाइज यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियरली डिस्क्राइब करा गया है, तो यू कैन रीड आउट, आप पीडीएफ में बिल्कुल पढ़ सकते हो। Let's see the next question. Question number 4. Which of the following statement are correct? So first statement is jet streams blow across the Asian continent at latitudes north of the Himalayas. Second one is Tibetan highlands act as a barrier in the path of these jet streams. And third is jet streams get bifurcated by the Tibetan highlands. So guys ये देखिए select the correct answer using given codes. A is 1 only, B is 1 and 3 only, C is 2 and 3 only, and D is all of the above. तो गाइज अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें, जेट स्ट्रीम्स ब्लो अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट एट लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसका रीजन क्या है, पहले हम समझते हैं जेट स्ट्रीम्स क्या होता है कि ट्रोपोपॉज रीजन में ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं, ये जो विंड्स हैं। ओके तो विंटर में ये ज़्यादा प्रेवलेंट होती हैं। ये एक मास होता है एयर का जो काफ़ी हाई स्पीड पे मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड है नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, तो वहाँ पर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे इन द ट्रोपोपॉज रीजन, तो वहाँ पर ये जेट स्ट्रीम्स आपको मिलेंगी। तो अब जब ये जेट स्ट्रीम्स मूव करती हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इंडिया जहाँ पर हिमालयन रेंज है, तो वहाँ पर तिब्बतन हाईलैंड्स जो हैं दे एक्ट एज ए बैरियर, और वहां से ये बैरियर से ये बाइफर्केट हो जाती हैं बाय द तिब्बतन हाईलैंड। तो गाइज ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हियर आंसर शुड बी सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग गिवन कोड्स। तो हियर आंसर शुड बी डी ऑल ऑफ द अबव बिकॉज ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर। ये देखिए तो गाइज ये है जेट स्ट्रीम्स। सो दीज आर meandering एयर करंट। meandering मीन्स ये जो इसकी ये देखिए ये पाथ देखिए इसका लाइक अ रिवर, तो ये जो पाथ इसको meandering कहते हैं। तो ये देखिए ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं, दिस इज इक्वेटर, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ओके और एल्टीट्यूड में कहाँ पर, ट्रोपोपॉज में, ट्रोपोपॉज में। ओके ये वेस्टर्ली विंड्स हैं। तो ये जो है ये इंडिया के नॉर्थ में हिमालय रीजन में यहाँ पर ये बाइफर्केट होती हैं बाय द तिब्बतन हाईलैंड्स। ये देखिए तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द जेट स्ट्रीम। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा ये पोलर जेट स्ट्रीम है जो पोलर रीजन में होती हैं, और ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है जो सब ट्रॉपिकल रीजन में होती हैं। ओके ये है यहाँ पर पेज नंबर 35 पे, तो ये यहाँ पर बिल्कुल डिस्क्राइब करा गया है। ये देखिए तो पहले इसको डिफाइन करा गया है, दीज विंड्स ब्लो अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट एट लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, दीज आर नोन एज जेट स्ट्रीम। एंड आफ्टर दैट तिब्बतन हाईलैंड एक्ट एज ए बैरियर। तो यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करा गया है। तो वाइल द सदर्न ब्रांच ब्लोज इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, तो ये बाइफर्केट हो जाती है। ओके तो एक ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर जाएंगी। तो ये बाइफर्केट होती है कहाँ पे, तिब्बतन हाईलैंड्स में। ओके तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट
states that the intertropical convergence zone is a low pressure zone located at the equator. तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं ये है क्या इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जैसे कि हम प्रेशर बेल्ट्स पढ़ते हैं, तो प्रेशर बेल्ट्स में हम बात करते हैं जो ट्रेड विंड्स होती हैं, तो ये रीजन है जहाँ पर दोनों हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स हैं वो कन्वर्ज करती हैं, जहाँ पर वो मिलती हैं, तो उसको इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। ये ट्रॉपिकल रीजन में बनता है ये जो जोन है। और गाइस दूसरी बात ये है कि ये होता इक्वेटर के ऊपर है, लेकिन विद द मूवमेंट ऑफ सन ये मूव करता है। तो जब समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये ITCZ जो है ये इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात होगी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की। सो क्या है ये लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड इज इट इज अ रीजन वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज एंड एयर टेंड्स टू descends. And third is due to shift of ITCZ, the trade winds of southern hemisphere cross the equator between 40 degree and 60 degree east longitudes. तो क्या पूछा गया है? Select the correct answer using given codes. A is 2 only, B is 3 only, C is 1 and 3 only, and D is all of the above. अब गाइज यहाँ पर देखते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कंफर्म हो गया है कि ये करेक्ट है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है इट इज अ रीजन where trade winds converge and air tends to descends. अब this statement is not correct. This is incorrect. Why? Because the air tend to ascend in this zone. तो यहाँ पर descend लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ascend यानी कि वो move करती है towards the upward direction. Why? Because here temperature is high and the air becomes warm, और वो गर्म होकर जब वार्म हो जाएगी तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ पर डिसेंड नहीं असेंड होना चाहिए। It means second statement is incorrect. And due to the shift of ITCZ, the trade winds of the southern hemisphere cross the equator between 40 degree and 60 degree east longitude. तो guys this statement is also correct. The reason being कि जब वो summer होगी northern hemisphere में, then the ITCZ will move towards the north of equator. And due to that, the trade winds of the southern hemisphere will also move towards the north. So this statement is also correct. So here answer should be, अब पूछा गया है कि which of the following statement is are incorrect. So here answer should be A, that is 2 only, because only the second statement is incorrect. So answer should be guys ये देखिए, ये है आपका आंसर A। तो इसको यहाँ पर डिस्क्राइब करा गया है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन is a belt of low pressure which circles the earth generally near the equator, where the trade winds of the north and south hemisphere come together. तो गाइज ये देखिए, ये आपकी इक्वेटर है, इसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, तो लैटिट्यूड आप समझते होंगे अच्छे से। तो ये देखिए इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर मूवमेंट होती है, सर्कुलर मूवमेंट एयर की, दिस इज द रीजन। अब ये देखिए जो व्हाइट मार्क्स हैं ये क्या है? ये ट्रेड विंड्स हैं। तो ये देखिए दोनों हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स यहाँ पर मिलती हैं, तो इसको हमने कहा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो समझ आ गया होगा। देख चलिए आगे, ये देखिए तो पेज नंबर 37 जो आपका 4th चैप्टर है क्लाइमेट, तो उसमें यहाँ पर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ये प्रॉपरली डिस्क्राइब किया गया है। तो आप PDF में इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो उसमें क्लियरली मेंशन है, ये देखिए। ओके चलिए, तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज एल नीनो इज एन एक्सटेंशन ऑफ द वार्म इक्वेटोरियल करंट विच गेट रिप्लेस्ड टेम्परेरली बाय हम्बोल्ट करंट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज इन पेरू दिसंबर इज ए समर मंथ। तो विच ऑफ द above statement is are correct? So here options are 1 only, B is 2 only, C is both 1 and 2, and D is neither 1 nor 2. तो गाइस चलिए दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं ये क्या है। अब एल नीनो जो है, तो व्हाट इज एल नीनो? आपको पता होगा कि वेन एवर देयर इज लो रेनफॉल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये कहा जाता है कि भाई अगर पेरू के पास एल नीनो बना है तो इस साल इंडिया में जो रेनफॉल है वो कम होगी। तो पॉइंट इसमें ये है कि नॉर्मली जो पेरू का जो कोस्ट है वहाँ पर नॉर्मली, क्योंकि वो पैसिफिक ओशन का कौन सा रीजन है, वो ईस्टर्न साइड है,
तो वहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली वहाँ पर कोल्ड करंट होता है जिसको हमबोल्ट करंट कहते हैं, दिस वन हमबोल्ट करंट। बट आफ्टर सम ईयर्स ये एक रिपीटेटिव फिनोमिना है जो कुछ सालों बाद होता है, एंड एट दैट टाइम दिस कोल्ड करंट इज रिप्लेस्ड बाय वार्म इक्वेटोरियल करंट। ओके, and due to that there is a change in the quantity of phytoplanktons in that coastal region। तो उस साल वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है पेरू में, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उनको बेनिफिट होता है। लेकिन उस ईयर जो इंडिया में जो रेनफॉल है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाती है। तो ये इम्पैक्ट जो है वो देखा गया है इंडिया के क्लाइमेट में। तो ये चीज़ देखी गई है कि जब भी वहाँ पर एल नीनो बनेगा पेरू में, तो इंडिया में वहाँ पर रेनफॉल जो है वो कम हो जाएगी। एंड तो ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट है। एंड सेकंड इज इन पेरू दिसंबर इज ए समर मंथ। तो गाइस दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज पेरू में दिसंबर में समर होती है, ये बिल्कुल सही है। तो विच ऑफ दी वर्ब स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। तो हियर आंसर शुड बी बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। तो ये देखिए, दिस इज आंसर नंबर सी। तो El Nino is a climate phenomena that occurs when a vast pool of water in the eastern tropical Pacific Ocean becomes abnormally warm। तो वो warm हो जाएगा, it will replace the cold current, that is Humboldt current, and under normal condition the warm water and the rains it drives are in the western Pacific। otherwise ये जो रेनफॉल है, जो वार्म वाटर है, वो वेस्टर्न पैसिफिक में होता है, लेकिन ड्यू टू द एल नीनो इट अकर्स इन द ईस्टर्न पैसिफिक नियर द पेरू। गाइस ये देखिए, तो दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ये है एल नीनो फिनोमिनन। अब ये देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, तो गाइस ये है यहाँ पर क्या, साउथ अमेरिका, एंड हियर इज द पेरू, कोस्ट ऑफ पेरू। अब ये देखिए यहाँ पर कोल्ड वाटर अलोंग द साउथ अमेरिकन कोस्ट, यहाँ पर कोल्ड हमबोल्ट करंट होता है, ठीक है। अब ये देखिए इधर इक्वेटोरियल विंड्स गैदर वार्म वाटर कूल टुवर्ड्स द वेस्ट। तो ये नॉर्मली जो वार्म वाटर है, ये जो डिनोट करा गया है विद बिल्कुल लाइट जो ऑरेंज कलर है यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पर होगा वार्म वाटर, तो जो रेनफॉल है वो इस रीजन में होगा। लेकिन एल नीनो ईयर, व्हेन देयर इज एल नीनो, तो पेरू के कोस्ट पे यहाँ पर वार्म वाटर हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। लेकिन in that particular year there is very much less rainfall in this region। this is the western Pacific, this is the eastern Pacific region। okay, तो guys I hope कि आपको इस डायग्राम से बिल्कुल समझ आ गया होगा कि ये जो है ये नॉर्मल कंडीशन में है, यहाँ पर कोल्ड करंट है, लेकिन एल नीनो ईयर में क्या होता है, यहाँ पर वार्म करंट हो जाता है, तो जिससे कि यहाँ पर रेनफॉल जो है वो होती है। लेकिन इस साइड पे इन दैट पर्टिकुलर ईयर रेनफॉल बहुत ही कम हो। और ये देखिए एल नीनो एंड द इंडियन मानसून, और इसके रिलेशन को बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब करा गया है। ओके, द सिस्टम इन्वॉल्व्स ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक फिनोमिना विद द अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन द ईस्टर्न पैसिफिक। ओके, तो इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, ये देखिए यहाँ पर पॉइंट्स में ये भी डिस्क्राइब करा गया है। एंड द वर्ड एल नीनो मीन्स चाइल्ड क्राइज बिकॉज दिस करंट अपीयर्स अराउंड क्रिसमस। तो इसको क्या कहते हैं, चाइल्ड क्राइस्ट भी कहते हैं इन दिसंबर। एंड दिसंबर इज ए समर मंथ इन पेरू। ये हमने जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी। गाइस ये आपके पेज नंबर 38 पर ये पॉइंट जो है वो प्रेजेंट है। तो ये देखिए आपका चैप्टर 4 है ये क्लाइमेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एल नीनो। अब एल नीनो के बारे में बात करी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज it causes the distortion of equatorial atmospheric circulation। second is it causes irregularities in the evaporation of sea water, and third is it also causes reduction in the amount of plankton which further reduce the number of fishes। तो गाइज अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, select the correct answer using the given codes, यानी कि हमें correct statement इसमें फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए A is 2 only and B is 2 and 3 only, C is 1 and 3 only and D is all of the above। तो गाइज अब देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट कॉजेज द डिस्टॉर्शन ऑफ द इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो गाइज दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रीजन बीइंग कि वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है ये उसको चेंज करता है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक जो उसका इन्फ्लुएंस होता है जो ओशन करंट्स के ऊपर,
लेकिन ये उसको चेंज करता है, तो वहाँ पर करंट जो है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम कोल्ड करंट टू वार्म करंट। सेकेंड वन इज इट कॉजेज इरेगुलरिटीज इन द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो कोल्ड वाटर होता है वह उस टाइम पे जो इवेपोरेशन है वो कुछ और होगी, लेकिन व्हेन इट इज रिप्लेस्ड बाय द वार्म वाटर द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल आल्सो बी चेंज। तो इट मीन्स वहाँ पर ये उसको इरेगुलर कर देता है, बिकॉज इन नॉर्मल कंडीशन देयर इज कोल्ड करंट एंड इन द एल नीनो ईयर देयर विल बी वार्म करंट। तो इट मीन्स कि वो यहाँ पर इवेपोरेशन जो रेट जो है इट इज इरेगुलर। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। एंड थर्ड इज इट आल्सो कॉजेज रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंक्टन्स। अब प्लैंक्टन्स जो है वो क्या होते हैं? तो प्लैंक्टन्स दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ज़ूओप्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन। जो ज़ूओप्लैंक्टन्स हैं उसको हम एनिमल कैटेगरी में रखते हैं, एंड फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं दैट आर कंसिडर्ड एज माइन्यूट माइक्रोबियल प्लांट्स, ओके, एंड इट इज अ वेरी मेजर पोर्शन ऑफ द एक्वेटिक फूड चेन। तो गाइज ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, प्लैंक्टन्स इनका जो ये रिड्यूस हो जाता है, एंड बिकॉज द स्मॉल फिशेज दे फीड अपॉन दीज प्लैंक्टन्स, तो उनका भी जो नंबर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, बिकॉज ये जो फिशेज हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज प्लैंक्टन्स। तो गाइज ऑल ऑफ दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इट मीन्स आवर आंसर शुड बी डी। और ये देखिए आंसर इज डी। अब ये देखिए एल नीनो अफेक्ट्स द फ्लो मॉइस्चर बियरिंग विंड्स फ्रॉम द कूलर ओशन टुवर्ड्स इंडिया। तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, तो जो रेनफॉल है वो 70% जो है कम हो सकती है। तो सीवियर ड्रॉट्स एंड एसोसिएटेड फूड इनसिक्योरिटी, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जब ये पेरू में एल नीनो जब करंट होगा, तो पेरू में जब ज़्यादा बारिश होगी उस टाइम पे वहाँ पे फ्लडिंग, रेन्स, ये सारा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें ये नेक्स्ट पेज नंबर 38 पे, तो ये जो इसके इम्पैक्ट हैं ये पॉइंट्स में यहाँ पर दिए गए हैं जो हमारी स्टेटमेंट थी। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो गाइज अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। कोपन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट रिकॉग्नाइज्ड 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स। Second statement is 4 of these groups are based on temperature and 1 on precipitation. तो guys यहाँ पर क्या पूछा गया है, which of the above statement is are correct? So A is 1 only, B is 2 only, C is both 1 and 2 and D is neither 1 nor 2. तो guys अब हम इसको देखते हैं। अब ये जो कोपन क्लासिफिकेशन है ऑफ क्लाइमेट, इट इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। तो गाइज अब ये जो कोपन क्लासिफिकेशन है, तो इन्होंने जो क्लाइमेटिक ग्रुप्स जितने भी रीजन है उसको 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स में डिनोट करा है, उसको डाइवर्सिफाई करा है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सेकंड देखें तो 4 ऑफ दीज ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर। अब ये जो 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स हैं, इनमें से जो 4 ग्रुप्स हैं उनको टेम्परेचर के बेसिस पे, और जो 5th वन है उसको प्रेसिपिटेशन इट मीन रेनफॉल के बेसिस पे उसको डिनोट करा गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कोपन क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट शुड बी सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो सी होना चाहिए, बोथ 1 and 2, बिकॉज बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिए आंसर नंबर सी। तो ओपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग द वर्ल्ड्स क्लाइमेट्स। तो its categories are based on the annual and monthly average of temperature and precipitation। तो यहाँ पर जो एनुअल एंड मंथली हम टेम्परेचर की एवरेज निकालते हैं उसके बेसिस पे ये एरियाज को डिनोट करा गया है, जो क्लाइमेट टाइप्स को डिनोट करा गया है। तो गाइस ये देखिए आपका पेज नंबर 99। अब ये जो आपकी जो NCERT 11 की, तो ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो अदर बुक है 11th क्लास की, जो चैप्टर 12 है उसमें वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, पेज नंबर 99। तो वहाँ पर ये कोपन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी गई है। 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स है, तो इसमें ये बताया गया कि इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से ACDE, ओके, एंड दे डिनोट ह्यूमिड क्लाइमेट्स एंड B डिनोट्स द ड्राई क्लाइमेट। तो इसको फर्दर यहाँ पर डिस्क्राइब करा गया है। तो गाइज PDF में आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। तो लेट्स मूव अवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 9।
तो ये देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 states that consider the following statements. First is tropical humid climates exist between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. And second statement is presence of intertropical convergence zone make the climate hot and humid. And third is annual range of temperature is very low and annual rainfall is high. So which of the above statement is are correct? So guys, A is 1 and 2 only, B is 2 and 3 only, and C is 1 and 3 only, and D is all of the above. तो गाइज यू कैन गेस दी आंसर कि क्या होना चाहिए इसमें। तो ITCZ की बात तो हमने अभी करी है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उसके बेसिस पे आप देखो कि क्या होना चाहिए। अब फर्स्ट स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स एग्जिस्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो गाइज हमें पता है कि ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है, द रीजन इन बिटवीन दीज टू लैटिट्यूड्स, हम उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ओके, सो इट मीन्स दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स कहाँ पर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज प्रेजेंस ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मेक्स द क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड। सो गाइस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। द रीजन बीइंग यहाँ पर जो टेम्परेचर है, क्योंकि इक्वेटर के आसपास जो सन की प्रेजेंस होती है, बिकॉज अल्टीमेटली एट द मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा कि वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाएगा सन, उसके बाद वो वापस आ जाएगा इक्वेटर की तरफ, देन इट विल मूव टूवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अगेन इट विल रिटर्न बैक टूवर्ड्स द इक्वेटर। तो इट मीन्स इक्वेटर के आसपास रहेगा तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो हाई होगा, तो क्लाइमेट हॉट होगा। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओशन इन दैट पर्टिकुलर रीजन, तो वहां पर एवेपोरेशन बहुत ज्यादा होती है। तो गाइज ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होती है, तो ये हॉट एंड ह्यूमिड होगा। सो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज एनो रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी लो एंड एनो रेनफॉल इज हाई। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑटोमेटिकली करेक्ट, बिकॉज हमें पता है कि वहां पर जो ट्रॉपिकल रीजन है, तो वहां पर एनुअल रेंज जो है वो क्या होगी, टेम्परेचर की लो होगी। ओके, क्योंकि वहां पर जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है डे और नाइट का भी, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर जो रेंज होगी वो लो होगी। और एनुअल रेनफॉल जो है वो हमें पता है कि वो हाई है। तो इट मीन्स ऑल ऑफ दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हियर आंसर शुड बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर डी है, यहाँ पर बताया गया है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट एग्जिस्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड सन बीइंग ओवरहेड थ्रू आउट द ईयर and the presence of intertropical convergence zone makes the climate hot and humid. ओके, तो क्योंकि वहां पर ओवरहेड रहता है पूरा साल, तो यहाँ पर ह्यूमिड होगा क्योंकि रेनफॉल जो है वो हाई है। ये पेज नंबर 100 है जो, तो चैप्टर है आपका 12 वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर ये जो है हेडिंग ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, तो इसमें ये क्लियरली मेंशन है, तो इसके बारे में बात करी गई। तो यहाँ पर फर्दर इसके जो ट्रॉपिकल ग्रुप्स जो हैं, फर्दर 3 जो ग्रुप्स हैं, इसको भी डिस्क्राइब करा गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो PDF में आप इसको रीड आउट करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो गाइज दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड टिल देन थैंक यू।